स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी स्टूडेंट अभी सरमन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड करके टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप लोगों का ऑफर जो है अभी भी है। ठीक है, अभी भी आप लोगों का ऑफर है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो यहां आप लोग देखो स्टूडेंट, हमारा आज का जो है क्लास 10 साइंस है ना, क्लास 10 साइंस के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, और 2024 बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में, यानी कि एक ही वीडियो में आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखो। ठीक है, और आप लोगों ने इंडिपेंडेंस डे यानी कि हमारा 15 अगस्त में बहुत एंजॉय कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट ने डांस भी किए होंगे। ठीक है, अगर आपने डांस किया है तो मुझे जरूर भेजना, हमारे नंबर पे आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। ठीक है, 9918863196। हम भी देखेंगे हमारे स्टूडेंट कितने टैलेंटेड हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखो, Fe2O3 प्लस 2Al। ठीक है, गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो हमारा संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, या वियोजन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट, ध्यान से समझना। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि हमारा देखो Fe जो है, Fe2 वो क्या करा कि Al जो है Fe2 को विस्थापित किया और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया और Fe2 को बाहर कर दिया। ठीक है, यानी कि 2Fe बाहर हो गया। तो यहाँ विस्थापन हुआ ना, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो उसका सीट जो है उस स्टूडेंट को हटाकर खुद उसका सीट ले ले, तो वो विस्थापन हुआ। तो दिस इज विस्थापन अभिक्रिया। डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा, डी वाला ऑप्शन सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण, लोहे की चूर्ण पर अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, एंड क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। बच्चों क्या करोगे कि हमारा लोहे का चूर्ण जो है उस पर अगर हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा, एंड हमारा जो आयरन क्लोराइड है वो बनता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझना। हमारा H2S विलयन का पीएच मान है। H2S यानी कि हमारा हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमारा एक अम्लीय विलयन है। क्या है? अम्लीय विलयन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है, तो इसलिए हमारा अम्लीय विलयन हो जाएगा। अब आप लोग बताओ बच्चों कि अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? सारे स्टूडेंट को पता होगा कि हमारा एक, आप लोगों को पीएच स्केल पढ़ा रहा था कि 0 से शुरुआत होता था, 14 तक जाता था, बीच में 7 था। 0 से 7 के बीच हमारा अम्लीय होता है, यानी कि एसिड, और 14 से यहाँ तक हमारा बेस होता है, यानी कि क्षार, और यहाँ हमारा 7 जो होता है वो उदासीन होता है। तो अब बताओ कि हमारा अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू क्या होगी? 0 से 7, यानी कि 7 से कम। 7 से कम ही तो है मेरे दोस्त। अगला देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू, जो शुद्ध जल होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? शुद्ध जल की पीएच वैल्यू, देखो शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, मतलब ना ही वो कड़वा होता है ना ही खट्टा होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए वो 7 होगा, वो उदासीन होता है। सी वाला ऑप्शन सही है कि 7 उसकी पीएच वैल्यू होगी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो। जो हमारा निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाए। तो इसमें NaCl जो है एक लवण है, नॉट अम्लीय लवण, एंड NaHSO4 या Na2SO4 या KCl। देखो इसमें हाइड्रोजन आयन है ना, इसमें हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है कि ये एक अम्लीय लवण है। क्या है बच्चों? अम्लीय लवण है। ठीक है, हमारा ये क्या है? एक अम्लीय लवण है। तो हमारा यह है क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ज्यादा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि जो पीने वाला जल है,
यानी कि पेयजल, जो पीने वाला जल है, अगर उसमें जीवाणु आ जाए तो उसको कैसे दूर करोगे? तो जो हमारा पेयजल है उसको जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या हमारा कैल्शियम क्लोराइड, या कॉपर क्लोराइड, या हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों उसमें हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, पीने वाला जल है उसको जीवाणु रहित करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? धावन सोडा, धोने वाली सोडे का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों जो धोने वाला सोडा होता है उसका Na2CO3 × 10H2O फार्मूला होता है, बट हमें सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। ठीक है, धावन सोडे का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखो, एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। तो माय डियर स्टूडेंट, एंटीमनी क्या है? धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, क्या है एंटीमनी? तो जब मैं आप लोगों को उपधातु वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया था जिसका नाम था एंटीमनी। तो हमारा जो एंटीमनी है वो एक उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9, समझो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा? मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सक्रियता श्रेणी का टॉपिक, ठीक है, उसमें मैंने आपको जो हाइड्रोजन के नीचे तत्व थे वो हाइड्रोजन में से, अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील हैं। तो Fe जो है वो ऊपर था, ये विस्थापित कर लेगा, ZnB Mg भी, जो Cu है वो नीचे था, Cu, Ag, Au ये सब नीचे होते हैं, तो ये सब अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम होगा। एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नेम क्या होता है? CH3COOH फार्मूला है, 2 कार्बन है 1 और 2, और इसमें ओइक जोड़ा जाता है, यानी कि मेथ एथ, एथेनोइक हो जाएगा। एथेनोइक कहीं है ऑप्शन में, ये एथेनोइक अम्ल हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 कार्बन की संख्या है तो एथ हो जाएगा, और एथेनोइक अम्ल हमारा हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11, एसिटिक अम्ल में हमारे अम्लीय विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है। एसिटिक अम्ल में जो होता है वो अम्लीय विस्थापनीय जो हमारे होते हैं वो ओनली 1 होता है, एक ही हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे सारे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव थे। अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव आएंगे स्टूडेंट वो बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का क्वेश्चन। देखो, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वापोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CO2 + H2O, क्लोरोफिल भी चाहिए भाई, खाना बनाना है, जैसे हम लोगों को कई सारी चीजों का व्यवस्था करना पड़ता है। सूर्य का प्रकाश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारा उपयुक्त सभी पे भाई निशान लगा दो, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे चाहिए स्वापोषी पोषण के लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो हमारा उपयुक्त सभी डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तो माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि यकृत जो है वो स्रावित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं है। जैसे आपके ऑप्शंस आ सकते हैं जठर रस, पित्त रस, या फिर अग्नाशयिक रस, या फिर टाइलिन एंजाइम। तो आप क्या बताओगे? तो जो हमारा स्टूडेंट यकृत है वो स्रावित क्या करता है? अगर आपके ऑप्शंस आ जाएंगे तो आप उत्तर में लिख देना, मतलब टिक लगा देना, पित्त रस। क्या लगाओगे? ऑप्शंस कुछ भी आए, पित्त रस लगा देना। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझना। इसमें लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड होता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? पता है? नहीं पता है तो सरवन सर आपके साथ हैं। उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, या हमारा वृद्धि में। तो याद रखना, जो श्वसन तंत्र है उसमें हमारा हीमोग्लोबिन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। किसमें? श्वसन में। ठीक है, हम सांस लेते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसमें जो जाइलम होता है वो क्या करता है, किस लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है जल का वहन, बी है भोजन का वहन, सी है अमीनो अम्ल का वहन, डी है ऑक्सीजन का वहन। तो माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम का मतलब होता है जल।
जल, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम यानी कि एफ, एफ से फ्लोएम, एफ का मतलब होता है फूड, तो ये जो होता है जल का वहन करता है। क्या करता है? जो पादप में जाइलम होता है वो जल का वहन करता है, ठीक है, याद कर लेना। और सारे स्टूडेंट देखो, प्राग कोश में होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राग कोश में क्या होता है? वाहिदल, अंडाशय, परागकण या अंडक। देखो प्राग में प्राग ही आएगा, ठीक है, ट्रिक समझो। प्राग कोश में परागकण होता है, जो परागकण वर्तिकाग्र पर जाता है और फिर नए पुष्प, नए फल का निर्माण होता है। ये हमारा जनन प्रक्रिया होती है, ये हमारा है बच्चों प्राग कोश में क्या होता है? परागकण, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। गर्भाशय भी है जिसमें भ्रूण होता है, बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। एंड हमारा डिंबवाहिनी का अंडवाहिनी, जहां से अंडवाहिनी का मतलब है अंडाशय को रास्ता प्रदान करना। एंड शुक्रवाहिका ये है नर जनन तंत्र का भाग, तो ये शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हमारा नर जनन तंत्र का भाग है। अगला आ जाओ बच्चों यहाँ 18, समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण कौन सा है? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद एक जैसा मतलब समजात है। एंड हमारे दांत तथा हाथी के दांत ये भी समजात है, आलू तथा ये भी, और ये कि उपयुक्त सभी, सभी देखो समजात एक जाति एक तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर कुत्ते भी ऐसे हाथ अपने आगे के दो पैर, हाथ जो पैर है उसको उठाकर चलने लगे ना, तो उनको भी लगेगा हमारा हाथ है और क्या, ठीक है। तो जस्ट सभी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप शुद्ध गोल बीज है? शुद्ध गोल को प्रकट करता है। शुद्ध गोल का मतलब होता है, शुद्ध का मतलब जान जाना, कहीं भी शुद्ध है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। अगर शुद्ध पीला का है तो भैया कैपिटल होगा, शुद्ध गोल का है तो आर आर कैपिटल होगा, राउंड राउंड। शुद्ध लंबा का है तो कैपिटल टी होगा, मतलब कैपिटल ही होगा। इसमें स्मॉल है, ये शुद्ध बौना है, इसमें भी है ये लंबा है, इसमें भी स्मॉल है तो नहीं है। शुद्ध आए तो दोनों कैपिटल ही होगा, ठीक है, दोनों कैपिटल ही होगा, कैपिटल आर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ भाई। देखो द्विव निषेचन विशेष लक्षण है। द्विव निषेचन जो है वो किसमें होता है? जंतुओं में, आवृत बीजी पौधों में, अनावृत बीजी पौधों में या शैवाल? स्टूडेंट जो द्विव निषेचन है वो आवृत बीजी पौधे में होता है। किसमें? आवृत बीजी पौधे में। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, आवृत बीजी पौधे में जो है वो द्विव निषेचन की प्रक्रिया होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और पूरा तैयार कर लेना। ये हमारा 20 नंबर है। 21 नंबर देख लेते हैं यहाँ, देखो 21 यहाँ आ जाओ। प्राकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताना। डीएनए का फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताओ। केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी कि हमारा F बराबर R/2 होता है फार्मूला, ठीक है। इसमें भाई उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी है, और R हमें पता करना है बटे 2। R बराबर हमारा 10 × 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया? 20 सेंटीमीटर करेक्ट है। ऐसा भाई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 23, यदि दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। लंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री या 45 डिग्री या हमारा 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो 23 नंबर क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट। 24 नंबर क्वेश्चन समझिए कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो लेंस संभवतः होगा। दोनों उत्तल हो नहीं सकते क्योंकि माइनस में है, इसलिए हमारा प्लस होता है उत्तल का, ठीक है। चाहे हमारा वो प्लस होगा तो ये हमारा माइनस नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी। दोनों हमारे अवतल ही होंगे क्योंकि अवतल लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में फोकस दूरियां ऋणात्मक ही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दोनों अवतल अगर -15 है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। देखो
मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, स्वस्थ नेत्र के प्रतिबिंब बनता है। जो मानव नेत्र है ना, उसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट कहां बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। ये क्वेश्चन VIMP है मानव नेत्र का। और आप लोगों को पता होगा रेटिना पर जो है वो हमारा सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, रेटिना पर। 26 नंबर आप क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ देखो, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। अगर जिसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु सभी को पता है, जिसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है, ना निकट दृष्टि दोष है ना दूर दृष्टि दोष है, तो वो वहां तक देख सकता है जहां तक उसकी देखने की क्षमता है। तो मतलब क्या होगा, 25 सेंटीमीटर तो निकट दृष्टि है, मतलब निकट देखने की चीजें हैं। एंड 100 सेंटीमीटर नहीं, अनंत हो जाएगा। ये सही है भाई, अनंत सही है। इनफाइनाइट करेक्ट है, क्योंकि हम वहां तक देख सकते हैं कि हमारा आंख बिल्कुल स्वस्थ है, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। 26 समझ में आ गया। 27 नंबर क्वेश्चन समझिए। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सभी को पता होगा। ये ओम मीटर नहीं होता ना, ओम प्रति मीटर या हमारा ओम मीटर, ये सब नहीं होता। ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। स्टूडेंट, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। अगला क्वेश्चन 28। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या, 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? 3 × 6 × 10⁶। ये सही है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या इतनी होती है। अगला ना 29। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की इन चारों में से कौन सी युक्ति है? 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो वो हमारा जनित्र होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है बच्चों, वो जनित्र है। क्या है? विद्युत जनित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर क्वेश्चन, यहां आ जाओ। वेबर किस राशि का मात्रक है? वेबर जो है किस राशि का मात्रक है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वेबर को बताना है स्टूडेंट, तो वो हमारा किस हमारा है? वो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन और है, लास्ट नंबर क्वेश्चन। जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है, इन चारों में से जीवाश्म ऊर्जा स्रोत कौन सा है? जीवाश्म ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत। तो कोयला पेट्रोलियम जो है वो हमारा एक जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो ये है हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब सारे स्टूडेंट क्या करो, श्रवण लेक्चरर ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। श्रवण लेक्चरर ऐप को बच्चों डाउनलोड कर लो और वहां सारे जो टॉपर बैच उसको सारे स्टूडेंट ज्वाइन करो। टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपर बैच, ठीक है। टॉपर बैच आप लोग ज्वाइन कर लो, फटाक से सारे स्टूडेंट टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196। कांटेक्ट कर लो, फिर आप लोग टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज हम लोगों ने देखा साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।